देखो ये 11th है, 11th स्टेट बोर्ड। पूरी केमिस्ट्री दिखाता मैं तुमको क्या क्या है। पहले मैटर का क्लासिफिकेशन, प्योर इम्प्योर, ये मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, एसआई सिस्टम। ये 7 फंडामेंटल यूनिट मालूम होंगे ना अभी तक तो बहुत जनों को, तुम में से ये 7 फंडामेंटल यूनिट। हाँ, फिर ये केल्विन वेल्विन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिर वो 4 लॉज सारे। धीरे धीरे आगे बढ़ते, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी नोवी में पढ़ी थी, ये भांगारा फोटो देखा ना, एवोगाड्रो है ना। म्हणजे थोड़ा सा बेसिक सा, ये एटॉमिक मास क्या रहता है, कोणते एलिमेंट के आइसोटोप कैसे कैसे रहते हैं, सबके अलग अलग आइसोटोपा रहते हैं, फिर एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं, जिसके जितनी टक्केवारी, जितना जिसका परसेंटेज हो वो उसके मास से मल्टीप्लाई करके। सारा सारा याद है ना, ऐसे क्वेश्चन करे वाले ना अपन ने, नियॉन के 3 आइसोटोप है, एक 90% मिल रहा, एक 0.26 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो निकलना। फिर मॉलिक्यूलर मास आता है ना, NaCl का, Na का 23, Cl का 35.5, ऐड हो गया 58.5, करे वाला नहीं, येलो बॉक्स। ठीक है। हाँ वो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। फिर एवोगाड्रो का कांस्टेंट 6.02 इंटू 10 की पावर 23। मोटा मोटा मैं तुमको समरी दिखाता सारा। फिर नंबर ऑफ मोल निकालने के, नंबर ऑफ मोल क्या रहता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये थोड़ा करना रहता है। और तुमको याद है क्या, मैंने तुमको बोला था STQ का वॉल्यूम कितना रहता है, 22.4 लीटर। ऐसे सीखा था मैंने, 1 मोल का वॉल्यूम रहता है 22.4 लीटर। तो कितने मोल का वॉल्यूम, 67.2। अगर 1 मोल का 22.4, तो कितने का 67.2, यूनिटरी मेथड है, कर लोगे ना, है ना। 3। फिर आगे चले अपन, ये हो गया पहला चैप्टर खत्म। ये फिर क्वेश्चन दे करके रखे वाले करने को, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखो, इसमें वो बताएगा कि बहुत सारे कंपाउंड रहते हैं और एरर वगैरह के बारे में चलेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। 0.5 से लेके 5 तक के बीच में रेंज चलाना, ऐसे 0.0000 लिखते बैठे तो अपन पागल हो जाएंगे। इसके लिए फिर n × 10 की पावर n वाला नोटेशन बना, जहाँ पे 1 से लेके 10 के बीच में n है। और जनरली अभी और बड़े हो जाएंगे फिजिक्स में तो 5 से लेके वगैरह वगैरह के बीच में है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये गाइस रहता है, स्केल वगैरह तुमको दिखा रहा, मोज माप करना, एवरेज एरर, फिजिक्स में पढ़ाते हैं वो सारा। फिर ये है, ये थोड़ा प्रॉपर मोल कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर। एक तो है रिएक्शन की बैलेंसिंग करती आनी चाहिए तुमको। फिर वो बोल रहा है कि कितना CaO बनेगा अगर तुम्हारे पास 5 ग्राम CaCO3, CaCO3 का तुम एक बार वेट निकाल लो, Ca का 40, एक कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, 3 16 सा 48 पूरा मिला के 100। CaCO3 का वजन कितना है, 100। यानी CaO का निकालो, 40 और 16, 56। बोले तो अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम CaCO3 रहा, 100 ग्राम, तो CaO कितना बनेगा, 56 ग्राम। तो अगर तुम्हारे पास 5 ग्राम CaCO3 रहा, ऊपर वाला ब्लू वाला क्वेश्चन, तो कितना CaO बनेगा। सम 100 से 56 बनता तो 5 से कितना बनेगा, 20 से डिवाइड किया ना, 100 का 20 गुना कम हो गया, 100/25 हो गए, तो 56/20 होगा, 2.8। समझ गया ना। वही है, फिर नीचे वही सारे सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट किस किस की वजह से रिएक्शन अटक जाती, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा कुछ पढ़ रहे थे क्या अपन, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर वो एक मोलरिटी पढ़ी थी क्या हमने, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। फिर ऐसे ही मैंने तुमको बोला था मोल फ्रैक्शन एक रहता, मोल फ्रैक्शन बिल्कुल उसके जैसे रहता, प्रोबेबिलिटी। अगर अगर मान लो 4 सिक्के उठा रहा, मैं 4 सिक्के, हेड टेल चल रहा है 4 सिक्के, और मेरे को बोले वाला है 4 में से 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 सिक्कों में से 3 पे हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो मैंने आंसर बोल दिया 3/8। मान लो कि 4 सिक्के उठाए, कुछ तो भी इवेंट हो रहा, और वो इवेंट होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी है 3/8। तो वो इवेंट नहीं होने की संभावना कितनी है, 5/8। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहती ना, याद है ना तुमको, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 रहती ना। और एक इवेंट का होना 3/8 है, तो नहीं होना 5/8 है। तो वैसे ही अगर तुमको बोला मोल फ्रैक्शन ए का निकाल के बताओ, तो ए के कितने मोल है, टोटल मोल्स में, टोटल मोल, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, और उसमें फ्रैक्शन निकालने का ए का। अगर पूरे ए के 3 मोल है, 3 थेंब पानी और 4 थेंब नींबू है, तो नींबू का फ्रैक्शन कितना हुआ, 4/3 + 4, 4/7। पूरे 7 थेंब है तुम्हारे पास, 3 थेंब पानी, 4 थेंब नींबू, और नींबू का हो गया 4/7। समझ आया क्या, मोल फ्रैक्शन। फिर मोलरिटी, ऐसे मोलरिटी है, ठीक है, उसके ग्राफ्स है, फॉर्मेलिटी है, ग्राफ है अलग अलग है, प्लॉटिंग वगैरह। ग्राफ की प्लॉटिंग तो आती है तुमको अच्छे से, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और खत्म हो गया ये चैप्टर।
अब जैसे ये पूछेगा एक तुमको CuSO4.5 में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, तो इसको तुमको मास निकालना पड़ेगा। Cu कितना रहता, 63.5। एस कितना रहता, चार चार ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 का, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन 64 के, 64 और 32, 96, 96 और 63 ऐड करो, 96 और 64 ऐड कर लो चाहो तो, 64, 160, उसमें से एक 0.5 कम करो, 159.5। एक एक H2 18 का रहता है, तो 5 H2 90 करेंगे, 90 के 159.5 में 90 का डालने का है, तो 100 डालो, 10 कम करो। 159.5 में 100 डालो, 259.5, और 10 निकालो, 249.5, म्हणजे 250, 250। और पानी कितना है तुम्हारे पास पूरा, 5:2 है, 90 है, 90 है। परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, वाटर, 90/250 × 100, 90/250 × 100 करो मन के मन आया ना? 9/25 × 100, 25 और 100 कट जाएंगे 4 से, और 36 हो गए, समझा ना? ऐसे तो ये कर सकते हैं। यूट्यूब पे सोल्यूशन पड़े रहते हैं, डाइजेस्ट में अपने ट्यूशन में डाइजेस्ट है उस पे पढ़े वाले रहते हैं, चालू रहता है। ये छोटे बच्चों का रहता है। उसके बाद अपन आए अगले चैप्टर पे, सम एनालिटिकल टेक्निक। अब वो तुमको पहले तो मिक्सचर अलग अलग करना सिखाएगा, फिल्टर पेपर कैसे यूज करते हैं ये पढ़ाया। फिल्टर पेपर से जो अलग निकल जाता है फिल्ट्रेट, और जो धर लिया, जिसको पकड़ लिया हमने, हाँ काले तुला धरना हो तो। एयरपोर्ट पे एक जन गांजा लेके जा रहा था, वो भाग गया, लेकिन उसका गांजा धर लिया हमने, जो बच गया हमारे पास में उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। तो अलग अलग पहले सेपरेशन के टेक्निक्स पढ़ाएगा। तुमने क्रिस्टलाइजेशन नाम सुना है क्या, वो 8th ICSE केमिस्ट्री के वीडियो है ना? हाँ, क्रिस्टलाइजेशन, ZnSO4 CuSO4 FeSO4 के सॉल्यूशन का करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं पहले वो पढ़ाएंगे। फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था क्या उसमें तुमने, 8th ICSE के वीडियो में? दो थे, क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। और एक था डिस्टिलेशन, सादा डिस्टिलेशन, और एक था फ्रैक्शनल सिम। और फिर था वो पेट्रोल डीजल को अलग करने वाला, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद है ना? ऐसे पूरा बड़ा सारा सेटअप रहता, क्रूड ऑयल और नैप्था फिफ्था सब निकलता, याद तो है? फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था तुमने, है ना? वो मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, याद आ रहा, क्या सोना सुना लग रहा है ना? 8th ICSE पढ़े वाले, सेपरेटिंग फनल वगैरह। फिर उसके बाद में, हाँ, क्या क्या, ट्यूसडे के दिन है ना, 2 सितंबर, डलन ग्रुप पे नोटिस, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसमें क्या क्या अलग अलग करते हैं वो सारा दे करके रखा है। ऐसे फोटो भी तुमने देखे होंगे शायद, ठीक है? ये फोटो देखा होगा ना तुमने, ये वाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, वो सारा होता है ना, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर तुमको RF पढ़ाया था क्या उन्होंने, RF फैक्टर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रिटेंशन फैक्टर नहीं पढ़ा था क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट। तो ठीक है, थोड़ा सा एडवांस्ड क्रोमेटोग्राफी सिर्फ ये पढ़ो, अगर तुम इसको खाली रीड भी कर लो ना तो समझ जाएंगे। और ये ऐसे उन्होंने करके तो बताया होगा तुमको, है ना, करके बताया होगा। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सेपरेशन हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुमको मालूम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, जे थॉमसन, गलत मत बोल देना, कैथोड रे ट्यूब का था, CRT का एक्सपेरिमेंट। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। प्रोटॉन ये कभी पढ़ाया नहीं जाता, तो ये इस बार न्यू पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते, रुदरफोर्ड ने और एक चीज ढूंढी थी, उसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था। और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कारण हमें एटम का स्ट्रक्चर मालूम पड़ा था, याद है ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। वो अल्फा रे आए थे ताड़कंदी से, फिर 20,000 में से एक जना घर पे वापस आया, ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमको थोड़ा, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने ढूंढा था। तो न्यूट्रॉन कैसे ढूंढा, उसकी वो रिएक्शन कैसे हो गई, वो वाला बताया जा रहा है। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर Z रहता, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइसोटोप तुमको मालूम है, एक ही एलिमेंट नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, वजन अलग अलग। आइसोबार मतलब दो अलग अलग एलिमेंट, जैसे कि एर्गॉन और कैल्शियम, लेकिन वजन 40 40। और आइसोटोन मतलब, टोन तुमको पढ़ाया था मैंने, सेम न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन सेम रहने चाहिए। एक एग्जांपल बताता, सोडियम, सोडियम का नंबर कितना है, रोल नंबर 11, और वजन कितना है, 23, 23, Na 23 था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से 23। और 11 मतलब सिर्फ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हुए, 12, 23 - 11, 12 नंबर पे मैग्नीशियम है, वजन कितना है उसका, 24। वजन आता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से, 12 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। सोडियम और मैग्नीशियम एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम है उन दोनों में, है ना? तो आइसोटोन है वो दोनों के, क्या?
हाँ, फिर ये आइसोटोप का तुमको वो निकलता था क्या, एवरेज एटॉमिक मास। अभी समझो एक कार्बन का 12 मास का है और वो 98.9 है, तो हम 12 को 98.9 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100, प्लस 13 इंटू 1.1 अपॉन 100। बहुत सारे आइसोटोप है किसी के तो, है ना। 10th में भी पढ़ा था, मतलब कॉमन क्लासेस में भी पढ़ाया है जनरली। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, देखो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्ट्रक्चर है, ये नया है तुम बच्चों के लिए, दम से देखते हैं अपन अभी आगे। वेवलेंथ क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, वेव नंबर क्या रहता है, तो अभी प्रॉपर अभी बोर मॉडल की तरफ लेके जा रहे हैं हमको। ठीक है, और ये चीजें जो है, ये रहता है स्पेक्ट्रम, एटम का स्पेक्ट्रम, ये थोड़ा घोड़े, ये तुमको बिल्कुल नहीं मालूम। पेस्टन सीरीज, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, ये हार्ड नहीं है, ये बहुत गाइछाप चीज है, बहुत गाइछाप। और इसको पढ़ना पड़ता है यूट्यूब से, फिर ये समझ जाता है। जैसे बचपन में अगर कोई सिक्स्थ का बच्चा है, उसको मैं पूछूं तेरे को रुदरफोर्ड मालूम है क्या, तेरे को डोबेराइनर मालूम है क्या, तेरे को मेंडेलीव मालूम है क्या, तेरे को पीरियोडिक टेबल मालूम है क्या, सिक्स्थ का बच्चा डर जाएगा। तो वैसे ही 9th के 10th के बच्चे को मैं बोलूं तेरे को पास्टन सीरीज मालूम है क्या, तेरे को बाल्मर मालूम है क्या, वो डर जाएगा। पढ़ने के बाद उसको लगेगा यार टाइम टाइम पे सही थी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रा इमिट होते हैं अलग अलग। मतलब ये खुर्ची है ना, ये खुर्ची भी एक स्पेक्ट्रम रिलेट, इसके ऊपर लाइट पड़ती है और फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ ही लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है वापस। तो वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, उससे हम पता कर सकते हैं कि इस खुर्ची का जो कपड़ा है ये कौन से एलिमेंट से बने वाला है, इसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो वो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना, दूर दराज एक बंजर सी गैलेक्सी में बंजर से प्लेनेट पे पानी मिल गया, तो इधर बैठ के कैसे मालूम पड़ता इतने दूर पानी मिल गया। तो पानी पे हम अगर लाइट मार के फेंके तो पानी उसमें से 80% एब्जॉर्ब कर लेता और 20% बाहर फेंकता। अब वो जो लाइट बाहर फेंकता, हर लाइट की क्या रहती है, एक वेवलेंथ रहती है, हर लाइट की क्या रहती है, एक फ्रीक्वेंसी रहती है। तो कितने फ्रीक्वेंसी की लाइट वापस आ रही है, कितने वेवलेंथ की लाइट वापस आ रही है, ये सारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऐसे सारे अलग अलग नीचे 0.5, 0.1, 1.5, 2.0, ये सारे अलग अलग है। ठीक है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, उससे हमको समझ जाता है कि कौन सा एलिमेंट है वहाँ पे। सब सारे एलिमेंट 118 एलिमेंट है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक रहता, हर एलिमेंट का इमिशन स्पेक्ट्रा अलग रहता है। अगर कोई दूर दराज का स्टार है, उधर से हमारे पास रोशनी आ रही, सिर्फ उसकी रोशनी, उस रोशनी का हमने प्रिज्म पकड़ के रेनबो जैसा स्पेक्ट्रम लिया। सबका रेनबो बनता है विबग्योर कलर का, लेकिन किसी में वी बहुत ज्यादा रहता, आई कम रहता, रेड बहुत कम रहता, किसी में आर बहुत ज्यादा रहता, वी कम रहता, ग्रीन बहुत ज्यादा रहता। हर एलिमेंट में विबग्योर तो आता, लेकिन कितना वी, कितना आई, कितना भी आएगा, वो कम ज्यादा होते रहता स्पेक्ट्रम। तो सबका एक फिंगरप्रिंट है 118 एलिमेंट का, 118 का। और कोई प्लेनेट पे अगर, कोई स्टार पे अगर तीन तीन एलिमेंट रहे, तो तीनों का स्पेक्ट्रम मिक्स होके आएगा ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो हमको अलग अलग स्पेक्ट्रम देखने पड़ते, फिर स्प्लिट करने पड़ते, और फिर हमको धरती पे बैठ के मालूम पड़ जाता कि इतने दूर के प्लेनेट में, इतने दूर की चीज में कौन से एलिमेंट है, क्या क्या है। फिर ये ऐसे कुछ थोड़ा तो बहुत गाय छप सा मैथमेटिक्स है उसका, बिल्कुल हार्ड नहीं है वो। तुम में से जिन बच्चों को ऐसा देख के लग रहा होगा भाई ये क्या है, 10967 कितना गंदा लग रहा है, तो देखने में 1/2 क्या। अरे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ओके सुंदर लगता है क्या, नहीं अब तुमने कर ले, तुमको गाय छब्बीस लगता है ना वो करने के बाद तो वैसे है। फिर आगे चलते हैं, फिर भोर, भोर के बारे में हम बात करते हैं। भोर ने 2n² दिया था, इतना तो याद है तुमको, पहले इसमें दो घूमते हैं, फिर बाद में सारे घूमते रहते हैं। अब जो घूमते रहते हैं वो एलिमेंट जो है, वो ऑर्बिट जो है ना, वो मर्क्यूरी वीनस जैसे जो बिकते रहता, उसका रेडियस कितना है। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा, वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है। अगर उसकी वेलोसिटी इतनी थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, उसकी एनर्जी कितनी है। ये सारे कैलकुलेशन आने चालू होते हैं बस। हाँ, ये केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, और ऐसे सारे दिखना चालू होता है। और इवेंचुअली जब ये चैप्टर तुम पढ़ते हो, फिर लगता है क्या गायब है। और फिर इस चैप्टर के एंड में तुम्हें एक चीज से इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि तुम जिस चीज को देखते हो ना, वो चीज असल में वहां पर है ही नहीं। ऐसा है, एक मच्छर उड़ के जा रहा है, तुमने बोला उधर देख, तो इंसान की आंखों से देखने में वो मच्छर वहां दिख रहा है, लेकिन तब तक एक्चुअली मच्छर वहां पर नहीं, वो मच्छर आगे जा चुका है। ऐसे कैसे। हमको कोई चीज दिखती कब है, जब उस पर लाइट गिरती है, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में दिखती जाती है, और हमारी आईज जहां से वो लाइट आई थी उस दिशा को एक्सट्रापोलेट करके हमको वो इमेज वहां पर दिखती है। जब तक, अब लाइट भी एक चीज है बेचारी, बहुत फास्ट है, सबसे फास्ट है, पर इनफाइनाइट स्पीड तो नहीं है, इंस्टेंट तो नहीं है। लाइट को भी मच्छर पे पड़ के हमारी आंखों में आने में कुछ पिको सेकेंड्स बोलो, फर्मी सेकेंड्स बोलो, बहुत छोटा सा पल बोलो, लगता तो है, उतने में मच्छर आगे चले जाता है, जरा सा।
थोड़ा सा नैनोमीटर बिनोमीटर आगे चले जाता है। अब तुम बोलोगे भाई ये तो क्या, नैनोमीटर में क्या फर्क पड़ता है? अब बड़ी चीजों में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम एंटमैन बन के एटॉमिक हो जाए एकदम, अगर हम न्यूक्लियस पे जाके बैठ जाए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन जुप जुप लाइट के स्पीड से भाग रहा है, रिप 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 रिप, और हम बहुत छोटे न्यू एटम के अंदर जाके बैठ गए हम, और हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। हम अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने जाए, इलेक्ट्रॉन कितने बजे कहाँ पे था, वहां पे था, हम बोलेंगे वहां पे था, लेकिन जब तक तुमने बोला वो वहां पे था, वो वहां पे नहीं, वो आगे चले गए। और वो जब तक आगे, तुमने बोला यहाँ पे था, आगे चले, तुम बोलोगे अच्छा, मेरे से होशियारी कर रहा है, अच्छा। अब इलेक्ट्रॉन तुमको यहाँ पे दिख रहा है, तो तुमने हटकुल से बोला वो आगे, क्योंकि तू वहां तक आगे आ जाएगा। पर जो चीज वहां तक है, इसलिए तुम उसकी जगह बोल नहीं सकते ना, अभी वो घटना घटी नहीं, भविष्य घटा नहीं, तो तुम आगे का बोल नहीं सकते ना, फिजिक्स तुमको बोलने नहीं देता, अलाउ नहीं करता। तो फिर एक मानुस आया, वो बोला कि अपनी दुनिया में सब अनसर्टन है, अपनी दुनिया में कुछ करा नहीं, सब झूठे, सब मोह माया है। उसका नाम था हाइजनबर्ग। उसने बोला हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने बोला जो तुम देखते हो वो झूठे, ठीक है, ये बोल के गया वो। और उसने उसके लिए ऐसा इक्वेशन लिख के गया, जो तुम देखते हो झूठ है। तुमको लग रहा हाँ ये क्या है, ऐसे मैथ में थोड़ी लिख सकते हैं जो तुम देख रहे हो झूठ है, पर लिख सकते हो, फिर दम दम से समझता है बड़े होने पे। मुझे यूट्यूब पे बेसिक्स। अभी जैसे एक समझा देता हूँ मैं, जैसे ट्रायंगल पी है, पी मतलब पोजीशन, एरर इन पोजीशन, तुमने बोला वो वहां पे था, और वो बोला नहीं मैं तब तक आगे चल गया था, अच्छा, चेंज इन डिफरेंस इन पोजीशन, एरर इन स्टेटिंग समवन्स पोजीशन, किसी की पोजीशन बताने में जो एरर आ रहा है, समझ रहे हो तुमको ऐसे। एक्स एक्स मतलब पोजीशन, और पी मतलब मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी। एक्स पोजीशन पर का, एक्स पोजीशन पर का मोमेंटम उसका। और फिर ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम। ये तो तुमने सुन, हाँ नहीं, ऑर्बिटल ऑर्बिटल तुमको पढ़ना है अभी, ये मैं पढ़ूंगा। देखो पहले जो है जे जे थॉमसन आया। हाँ, जे जे थॉमसन आया, बोला टरबूज है, लाल लाल इलेक्ट्रॉन, काले काले बीज प्रोटॉन। फिर रुदरफोर्ड आया, रुदरफोर्ड बोला नहीं 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 नहीं, एक सूरज है बीच में न्यूक्लियस, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही चक्कर में, मर्क्यूरी के चक्कर में भाग रहे हैं। रुदरफोर्ड को बोलते नहीं गए, रुदरफोर्ड बोला था सिंगल ऑर्बिट। बोर आके बोला नहीं नहीं, मल्टीपल ऑर्बिट, वीनस मर्क्यूरी अर्थ सबके अलग अलग ऑर्बिट, पर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं बैठता, क्योंकि एटम छोटा है, तो सब में 2n² के हिसाब से बैठते हैं। फिर आगे लोग आए, वो बोले कि जिसको तू थर्ड ऑर्बिट समझ रहे हैं ना, 2n² के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन, वो थर्ड है इसमें, वो थर्ड है इसमें, वहां पे तीन छोटे छोटे ऑर्बिट बहुत नजदीक में है, तीन छोटे छोटे ऑर्बिट बहुत नजदीक में भाग रहे हैं, ठीक है, और वो दूर से देखने पे एक ही थर्ड ऑर्बिट लगता है। बात समझ आई तुमको? ठीक है, अगर मैं फोटो निकाल के बताऊँ तुमको, हाँ, थर्ड ऑर्बिट के भी सब ऑर्बिट है, छोटे छोटे। म्हणजे जिस एटम को लाड़ प्यार से दूर से देखने पे हम ऐसे देखते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। अगर इस एटम को हम बहुत जास्त जूम करके देखें, बहुत जास्त न्यूक्लियस बड़ा सारा कर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट तो एक ही है, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट है ना, वो अकेला नहीं है, वहां पे दो छोटे छोटे से सब ऑर्बिट पास पास में भाग रहे हैं। फिर जो तुम्हारा थर्ड ऑर्बिट है ना, वो अकेला नहीं है, वहां पे तीन छोटे छोटे से ऑर्बिट पास पास में भाग रहे हैं। बात समझ आ रही है? तुम भावना पूछ रही क्या? जैसे ऊपर, एक ही मिनट, ठीक है, जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, ये देखो, एक के शेल, एल शेल, एम शेल। के ऑर्बिट के कितने सब ऑर्बिट है? एक। एल के कितने ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट? दो। एम ऑर्बिट के कितने बच्चे? तीन। ऐसा। तो उन बच्चों को ऑर्बिट बोलते हैं, बच्चों को ऑर्बिटल बोलते हैं, ऑर्बिटल। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन किधर किधर रहता है? इलेक्ट्रॉन सब में रहता है। तो इसमें एक, इसमें दो रहते, इसमें दो रहते अंदर वाले में, बाहर वाले में कितने रहेंगे फिर, क्योंकि दूसरे में मिला के 8 रहते, 8। तो दूसरे के अंदर वाले में 2s में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और दूसरे के बाहर वाले में p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर इसमें भी 3s, 3p, 3d। s में कितने रहते? ज्यादा ज्यादा दो। p में कितने रहते? 6। दो, दो से 6 कितना बड़ा है? 4। तो जैसे और 4 बढ़ाओ, 10। ऐसा, हाँ, तो ये मैं पढ़ाऊंगा तुम, ऐसा। हाँ, वो ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल ऐसे आता है डायग्राम, वो मैं पढ़ाऊंगा।
तो ये है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम की एटम जैसे हमको लगता है KLMN उससे भी छोटा है। ठीक है, फिर ये पढ़ाते हैं, इजी है, बहुत इजी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है बच्चों की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सुना है तुमने, 281 और ये। और फिर बड़े होके मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन, देखो अभी मैं तुमको इमेजिन कराता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। एक एटम देखो अपने आंखों के सामने, हाइड्रोजन का एटम देखो, हाइड्रोजन का दिख रहा है अच्छे से, न्यूक्लियस दिख रहा, कितने कितने प्रोटॉन दिख रहे हैं, या कुछ न्यूट्रॉन, जीरो। हाइड्रोजन में नहीं रहता, सादे हाइड्रोजन में। और इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा, घर 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 भाग रहा, क्या भाग रहा ना, घर 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 फास्ट। फिर बड़े होने के बाद मालूम पड़ता कि इलेक्ट्रॉन को तुम गोटी समझ रहे थे ना, एक दाना समझ रहे थे ना, रिप 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 भाग रहा। इलेक्ट्रॉन वो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का शरीर ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की सिर्फ आत्मा है, और उसकी आत्मा फैले वाली है। ठीक है। अभी ये जो फोटो है, ये 2S जो है, 2S ये क्या है, ये बीच में व्हाइट व्हाइट कलर दिख रहा है एकदम, वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और ये ग्रीन ग्रीन कलर का स्फीयर दिख रहा, क्या ग्रीन स्फीयर पूरा, ये दिख रहा पूरा, ये इलेक्ट्रॉन है, स्फीयर में फैले वाला इलेक्ट्रॉन। स्फीयर एनर्जी है, चादर के जैसे इलेक्ट्रॉन, चादर के जैसे फैले वाला है। दाना नहीं, इलेक्ट्रॉन घर घर भाग रहा है, चादर है, चादर बिंग 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 गोल गोल, भूत नहीं भरा चादर नहीं, समझ रखो। हाँ। अभी अभी ऐसे, अब मैं तुमको इमेजिन करा, ध्यान से देखना। अब तुम घुसे एटम के अंदर, तुम ढूंढ रहे इलेक्ट्रॉन किधर है, भाई ने बोला था चादर के जैसे दिखेगा, इधर तो चादर इसमें निस्ता अंधेरा है, स्पेस के जैसा, दूर दूर तक अंधेरा, सिर्फ न्यूक्लियस पे रोशनी है, न्यूक्लियस पे रोशनी है, बाकी दूर दूर तक अंधेरा। तुम एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लेके गए थे, जैसे सोना ढूंढने की मशीन रहती है ना, फिर तुम न्यूक्लियस से दूर जाना चालू किए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अचानक से बीप 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 बीप, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। फिर तुम बाजू में, थोड़ा बाजू में सरके, इस साइड में, उधर भी बीप 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 बीप, बाजू में सरके बीप 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 बीप। तुम सरक रहे, इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा, तुम पूरा चक्कर घूम के यहाँ तक आ गए। साला इस पे, ये सर्कल पे इतने जोर से एक स्पीयर है, स्पीयर, ये बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इस दिशा में जाओ या उस दिशा में जाओ या उस दिशा में जाओ या इस दिशा में जाओ, एक स्पेरिकल दिशा में, किसी भी दिशा में जाओ, तो कुछ नहीं मिलेगा, और अचानक से एक स्फीयर आने पर इलेक्ट्रॉन सब जगह मिलेगा, सर्वव्यापी इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है सब जगह। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मैं यहाँ हूँ। फिर वो बोला, फिर बाजू में कौन है, इलेक्ट्रॉन बोला मैं ही छुआ। वो बोला तू इधर था ना, इलेक्ट्रॉन बोला मैं स्पीयर के जैसे फैले वाला हूँ, स्पीयर के जैसे। ठीक है, मैं फैला हुआ हूँ स्पीयर के जैसे। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है सेंटर में, न्यूक्लियस से दूर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन आता है, समझ आए तुमको, कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये स्फीयर में, दो दो इलेक्ट्रॉन। पर ऐसे देख नहीं सकते कि दाने के जैसे भागने रहे वो, कि हम जिधर सेंसर लेके गए उधर भाग के आ जाता हूँ भैया कहता, ऐसे नहीं है, तो फैले वाला है पूरा। फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि ये था समझो ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6। और ये तो गाउटी कॉन्फ़िगरेशन है, ये 9th स्टैंडर्ड वाला है। 11th स्टैंडर्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s2, 2s2, 2p6। म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तुमको अभी देखा था फर्स्ट ऑर्बिट का एक ही चक्कर था, सेकंड ऑर्बिट दो पास में रखे वाले दो चक्कर थे ना, है ना। तो जो अंदर वाला चक्कर था वो 2s था, और जो बाहर, जो अंदर वाला चक्कर था वो 2s था, और जो बाहर वाला था वो 2p था। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे वाले, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन बैठे वाले बाहर। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे वाले, 6 इलेक्ट्रॉन बैठे वाले। एंड 2s में कितने बैठे वाले, दो इलेक्ट्रॉन बैठे वाले। एंड 1s में कितने बैठे वाले, दो बैठे वाले। तो मैं अगर ऑक्सीजन का एटम निकाल के बताऊं, सब जन इधर देखना, अगर मैं छोटे बच्चे को निकाल के बताऊं तो ऐसे बताऊंगा कि बेटा बीच में एक न्यूक्लियस है, नहीं नहीं, बीच में एक न्यूक्लियस है, हाँ सॉरी, वो 2p4, 2p4 इज ना, हाँ 2p4, चार है उसमें, चार। ठीक है। तो मैं ऑक्सीजन का एटम किसी छोटे बच्चे को निकाल के बताऊँ ना, तो देख बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन भाग गए। फिर तू दूर जाएगा ना बेटा, तो उसने बोला अभी भैया सेकंड ऑर्बिट आएगा ना, मैंने बोला नहीं बेटा, अभी सेकंड ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिटल आएगा, उसका नाम 2s है। और फिर मैंने, वो बोला भैया ऑर्बिट नहीं है, मैंने बोला बेटा ऑर्बिट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। वो बोला भैया हमको तो 9th में एल शेल पढ़ा था, के बाद एम 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 शेल पढ़ा था। मैंने बोला बेटा क्या करे, एम शेल रहता ही नहीं है, वहां पे दो नन्हे नन्हे ऑर्बिटल रहते हैं, सब शेल रहते हैं वहां पे। और पहले वाले में अंदर के साइड में दो इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, और जो बाहर वाला है ना बेटा, ऑक्सीजन के केस में वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं बाहर वाले में।
तो उसने बोला कि भैया फिर ये जो आपने ब्लू कलर का स्टार वाला फोटो बनाया, सच्ची में एटम ऐसे दिखता है? मैंने बोला नहीं बेटा, ये तुमको समझाने के लिए है। फिर उसने बोला फिर सच्ची में एटम कैसे दिखता है? तो मैंने उसको बोला अब इमेजिन कर बेटा, तू काले काले अंतरिक्ष में है, दूर दूर तक काला है, रोशनी की चिंगारी भी नहीं है। अचानक से तुझे सूरज दिखा तो खुश हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से तू काले घने अंतरिक्ष में भटक रहा था। तुझे न्यूक्लियस दिखा तो खुश हो गया। तो उसके पास गया, तुझे वहां पे इलेक्ट्रॉन का डिटेक्टर खरीदा तूने 20 रुपए में, और तू निकल पड़ा इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए। और दूर तक तू गया, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का था पता नहीं। अचानक से तेरा सेंसर बजा, बीप 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 बीप, लेकिन इलेक्ट्रॉन तुझे मिला नहीं। तू थोड़ा बाजू में सरका, वहां पे भी बजा बीप 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 बीप, वहां पे भी मिला नहीं। तो पूरा घूमते 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 बेटा, कुछ दिनों के अंदर तू पागल हो गया, तू पूरा एक स्पीयर घूम लिया, स्पीयर। और वो स्पीयर पे सब जगह पे इलेक्ट्रॉन के लिए बीप 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 बीप, और सेंसर पे लिख के आ रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। और वो सेंटर पे कौन बैठे वाला है अंदर पिंजरे में? सेंटर पे कौन बैठा वाला है? न्यूक्लियस। और स्पीयर में सब जगह दिख रहा है। फिर तो कंफ्यूज हो गया, स्पीयर पे सब जगह इलेक्ट्रॉन है ये दिखा रहा, अपन किधर? हाथ में से नहीं आ रहा, हाथ में आने जैसी चीज नहीं, बस एनर्जी है। हाथ में आने जैसी चीज इसमें है। फिर तू बाहर पड़ा और दूर गया तू, और दूर कुछ नहीं था, दूर दूर तक घना अंधेरा। फिर वापस कुछ दिनों बाद बेटा, बीप 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 बीप, लेकिन हाथ में से नहीं आ रहा था। तू घूमता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, घूमता रहा, और वापस एक बड़े से स्फीयर पे तू घूम रहा था। और उस बड़े से स्फीयर पे सब जगह बताया जा रहा था यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बताया जा रहा था। बटन ऑन करके ऐसे बताया जा रहा था यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मिल ही नहीं रहा था, हाथ में से नहीं आ रहा। ठीक है, वो थैनोस नहीं क्या सोल स्टोन लेने गया था उसकी झोपड़ी को मार के, समझो। उसके बाद थैनोस तालाब में तो पड़े वाला मिला, पानी में था ना, फिर वो उसके हाथ में निकल गया था सोल स्टोन, याद है तुमको? ठीक है, वो समझो पानी में पड़ा, हम पानी बोल रहे हैं यहाँ दो, यहाँ सोल स्टोन है, यहाँ सोल स्टोन, पर थैनोस के हाथ में से नहीं आ रहा, दाना दाना पूरा पानी छान रहे इधर उधर, पर सोल स्टोन इसने मिल रहा उसको। ऐसा हो रहा, पर है वहां पे, पानी बोल रहे हैं आज ये सोल स्टोन, ढूंढ। देखना तू, नहीं नहीं तू देखना भाई। तो अंदर वो रेड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये ब्लू वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब उसके बाद है ना, अपला पोट्या गया और दूर, फिर दूर दूर तक कोई इलेक्ट्रॉन का था पता नहीं। अचानक से इलेक्ट्रॉन का पता आया। फिर वो स्पीयर जैसे बाजू में सरका नहीं आया, थोड़ा अंदर की साइड आया, आया, थोड़ा अंदर की साइड आया, आया। वो ऐसे करते 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 पूरा ट्रेस करा, मैंने उसको मिल गया शिव जी का डमरू। अब मैंने तुमको एक बार तरबूज का फोटो बताया था क्या? तरबूज का फोटो, तरबूज का फोटो बताया था मैंने तुमको, इलिप्सॉइड। देखो 3D निकाल देता हूँ, फीलिंग आ रही थोड़ी सी? तो ये है शिव जी का डमरू। रिपीट, रिपीट 3D निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मेरी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा फोटो निकालने की। इधर से फूका, उधर से फूका, अनफोगी के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? कितने ऑक्सीजन पड़ रहे हैं? पहले रेड वाले में 2 हो गए, ब्लू वाले में 2 हो गए, अब ये काले पे कितने होंगे? 4। ये है एटम। फिर यार, फिर तू और दूर गया क्या? फिर अभी देख तू कैसा होता। पहले स्पीयर, फिर स्पीयर और डमरू, फिर दूर गया, फिर स्पीयर, फिर डमरू, फिर पंखुड़ी, फिर दूर गया, स्पीयर, फिर डमरू, फिर पंखुड़ी, फिर और डिजाइन, फिर स्पीयर, फिर डमरू, फिर पंखुड़ी, फिर और डिजाइन, फिर भयंकर डिजाइन, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। और अपने को बचपन में क्या पढ़ा थे? के शेप, एल शेप, एम शेप, एल शेप। यार कितने आने के बाद क्या पढ़ा थे? पहले, फिर दूसरे से शेला, 2 शैला बहुत पास पास में, फिर तीसरे शेल में 3 शैला बहुत पास पास में, फिर चौथे इसमें 4 शैला बहुत पास पास में। यानी क्वांटम फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं कि पहले गोल है, फिर बाहर जाके बड़ा गोल है, फिर डमरू है, फिर बाहर जाके और बड़ा गोल है, और बड़ा डमरू है, और ताता था यहाँ है। ठीक है, फिर बाहर जाके और बड़ा डमरू है, और बड़ा और गोल है, और बड़ा डमरू है, और बड़ा ताता था यहाँ है, और बड़ी डिजाइन। अच्छा फिर, तो फिर ये वो डिजाइन, वो क्या है? वो ऐसे आकार है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता। हेलो, 1 मिनट थामो, एक कॉल है, फिर वापस में। अच्छा है तुम आ गए गाड़ी। देखो जो बच्चे
हाँ ये देखो, एक्चुअली हाँ अभी देखो शिव जी के एक नहीं तीन तीन डमरू मिलते हैं, आणि हर डमरू में दो इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, और हर गोले पे, ये हर गोले पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? दो। यानी ये शिव जी के तीन डमरू इधर, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? दो, दो, दो। बात समझ आ रही है तुमको? अब सब जन इधर ध्यान देना, मैं तुमको बताता, और फिर आगे चल के डी वाला मिलता है ऐसे, फिर वैसे अलग 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 आकार के मिलते हैं। ठीक है, तो अब अपन, अगर गूगल पे हो अवेलेबल तो अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स 3D डायग्राम। अगर हो किधर एक भयंकर वाला एनिमेशन, एक इसमें खिचड़ी डाल के रखे वाली, ये देखो ये है भैया, ये छोटा सा है, कार्बन है, कार्बन। कार्बन, एक मिनट, कार्बन में अंदर गोला दिख रहा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? दो। बाहर लाल बड़ा गोला दिख रहा, दो। आणि शिवजी कितने डमरू दिख रहे? तीन डमरू दिख रहे, और तीन डमरू में से, अब देखो, पी वाला है ना, पी वाला, ये एस वाला है, एस वाला किधर आया ना, गोळ्या, और पी वाला आया डमरू। डमरू ऐसे रहते, देखो तुम्हारे पास वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस रहता, तो एक डमरू एक्स एक्सिस पे रहता, एक वाई एक्सिस पे रहता, और एक जेड एक्सिस पे रहता। समझ रहा, फीलिंग आ रही क्या? ठीक है, ऐसे चाहिए तीन डमरू, दिख पा रहे क्या? एक एक्स एक्सिस वाला है, एक वाई एक्सिस वाला है, और एक जेड एक्सिस वाला है, दिख रहा? ऐसा। पण हर डमरू पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठते? दो बैठते। पण अभी इधर अपने पास डमरू कितने हैं? तीन। पण इलेक्ट्रॉन भरने कितने अपने पास? दो छे। ऐसे कैसे दो छे? क्योंकि कार्बन चल रहा है ना, कार्बन पे पूरे मिलके है कितने इलेक्ट्रॉन? छह। अंदर वाले स्पीयर पे कितने बैठ चुके हैं? दो। तो कितने बचे अभी? फिर बाहर वाले स्पीयर पे कितने बैठे? अभी चार बैठ गए, तो बचे कितने? फिर अब ये जो तुम्हारे पास तीन डमरू है ना, ये तीन डमरू को केमिस्ट्री में ऐसे दिखा, आणि इसमें अपने को इलेक्ट्रॉन भरना है। और पहिले ऐसा रहता, हर डमरू को एक एक दो बट्ट्या कमी आहे, पहिले सगळ्याला एक एक बट्ट्या द्या, मग सगळ्याला आली पाहिजे, दोनच बट्ट्या आहे ना, तर एकालाच दोन नग देऊन टाकू, सगळ्याला एक एक द्या। समझ रहे हो तुम? हाँ हाँ, तो ये पूर के आप क्या करें, बट्टे सापले जा घरी, 2p x 2p y 2p z, म्हणजे सेकंड ऑर्बिट। ये टू जो है ना, टू ये तुमने नाइन्थ में पढ़ा है, क्या है ये? ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट का, और पी एक्स ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिट का पी एक्स ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिट का पी वाई ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिट का पी जेड ऑर्बिटल। तो पी एक्स के पास एक मिला, पी वाई के पास एक मिला, समझा क्या? ऐसा, असं काही येते क्या? हाँ फिर ऑफ कोर्स, ये, हाँ बच्चे निकालने वाले हैं। ये लाने बहुत मुश्किल है, आने वाले बहुत मुश्किल है, कौन आएगा? कौन नहीं आता? आएंगे नहीं, जाएंगे सर। मतलब कितने बच्चे? कम बहुत, सात आठ तक सोच रहे हैं हम, सात आठ दस। हम मतलब अलग अलग विचार आ रहे थे, एक मिनट पहले ही पॉज करता मैं। तो देखो, अगर हम सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने वाला एक डिटेक्टर लेके यहाँ पे बीच में अंतरिक्ष में भटकते रहे प्लैनेट्स के ऑर्बिट के पास में, हमको मिलेंगे क्या? नहीं। लेकिन लास्ट में यूरेनस भागता है, लाल लाल कलर का यूरेनस, उससे भी बहुत दूर जाके डिटेक्टर हमारा सेंसर देगा कि हाँ बी 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 करेगा क्या, आवाज करेगा क्या, हाँ सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में गई। तो सूरज की मैग्नेटिक फील्ड सब जगह नहीं मिलती, जहाँ पे मिलती वो शेप में निकाल रहा है बार बार ब्लू कलर में। वैसे अगर एक न्यूक्लियस है, हम उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सारे दिशाओं में जा रहे हैं हम, सीता माता की खोज के इलेक्ट्रॉन की खोज में, मिल ही नहीं रहा। 3D दिशा में जा रहे हैं हम, एक्स वाई जेड प्लेन में, हर दिशा में हर एंगल पे जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। पर जाके अचानक से एक जगह मिलता, सारी टीम अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, भला क्या सेम स्पीड से अलग अलग दिशाओं में बहुत सारे, और किसी को नहीं मिला, और फिर एक साथ में सबको मिला, इलेक्ट्रॉन ही थे। सब जन बोले भाऊ इलेक्ट्रॉन ही थे, एक साथ में। एक हैकर इतना शातिर था, वो अमेरिका को हैक कर लिया, अमेरिका वाले उसको ढूंढने के लिए पूरे दुनिया में एक साथ हैकर, एक साथ उनके जासूसों की टीम भेजी, सारे जासूसों की टीम अमेरिका देश से निकलकर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंच रही थी, और एक साथ सारी टीम बोली वो हैकर हमको मिल गया। क्या गेम हो रहा ना, हैकर एक साथ में छह लोकेशन पे, एक हैकर।
गेम हो रहा है, ऐसा इलेक्ट्रॉन है एक साथ में स्पीयर में बैठा है पूरा खेल के। बात समझ आ रही क्या? तो अभी अपन शायद आगे बढ़ सकते हैं। ये था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। समझ में आ रहा है तुम्हारे? पिछले 20th सेंचुरी में बस 2 ही लोग थे पूरे 100 साल में जिनको ये समझ आ रहा था। अभी 21st सेंचुरी में इसकी संख्या, जिनको ये समझ आती है ये बात, ये संख्या बहुत बढ़ चुकी है। पिछले शताब्दी में 2 ही जन थे पूरे सेंचुरी में। एक जिसने बनाया था, उसका नाम था साई बाबा, नहीं, श्रोडिंजर। श्रोडिंजर, श्रोडिंजर किधर है क्या? श्रोडिंजर नाम है क्या, होगा किधर? तो जिसने बनाया था श्रोडिंजर, और उसके बाद में एक टीचर होके गए फिजिक्स के, उनका नाम था, शक्ल याद है मेरे को, फिनमैन। ठीक है, तो वो फिनमैन काका ने बोला था, फिनमैन कोट अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। उसने बोला था कि अगर तुमको लगता है कि तुमको ये समझ आ रहा है, बोले तुमको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये समझने के बाहर का विषय है। ऐसा बोलना चाह रहा था। ये उसका कोट है, सच्ची वाला कोट है। ठीक है, उसने बोला था, आई थिंक दैट आई कैन सेफली से दैट नो बडी अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। मैं बड़े सावधानी पूर्वक मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में किसके माँ की झाट को भी कुछ समझ नहीं आ रही। समझा? ऐसे बोल दिया था। कौन आलिस ने था? ये तो रिचर्ड फील्डमैन, बहुत होशियार मानुस है। दूसरा नंबर का मानुस है जिसको ये सब समझ आता था। बाग सब येड़े वाले। क्या? हाँ, रिचर्ड फील्डमैन, फिजिक्स, सब बुक्स का। ब्लैक एंड व्हाइट वाले। देख, फिर ये आगे चलते हैं अपन, क्रोमियम कॉपर चलते जा रहे, रिप 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 रिप, आगे आगे आगे। और ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब भैया ये इसका मतलब क्या है? अब देखो मैं तुमको बताता, शांति से देखना तुम एकदम। नहीं, अभी नहीं पढ़ा था वो है, चल पढ़ा था, चल। हाँ, नाइट्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7। तुम क्या लिखते हैं? 2,5। बरोबर। ये फर्स्ट चक्कर है, और ये सेकंड चक्कर में है। लेकिन सेकंड चक्कर में भी कितने जने हैं? 2 जने हैं। जो गोल गोल है ना, एस फॉर स्पेरिकल। स्पेरिकल कौन कौन है? फर्स्ट वाला डायरेक्ट स्पेरिकल है, और दूसरे वाले में एक स्पेरिकल है, और दूसरा डमरू है। डमरू को अपन पी लिखते हैं, पी। पी लिखते हैं उसको। तो ये 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके फर्स्ट ऑर्बिट में? 2। अब सेकंड ऑर्बिट में जो एस रहता है ना बेटा, वो एक डब्बे का रहता है, और पी वाला 3 डब्बे का रहता है। अब तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन भरने के हैं तुमको, 5। तो इसको पूरे में डाल दो, 2। और फिर ये 3 डब्बे ज्वाइंट आए ना, इनमें एक एक एक। समझ रहा क्या? तो इसको अपन लिखते हैं, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास में? 2। 2s में तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p में कितने हैं? 3। 1s2, 2s2, 2p3। अगर ये, और एक रिवर्स एग्जांपल लेते हैं, इसको देखते रहो, घूरो बस। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके अब देखना ध्यान से, इसका सेकंड ऑर्बिट जो है, ये भी और ये भी है। कितने इलेक्ट्रॉन है पूरे मिला के? 2 और 6, 8। और इसका जो थर्ड ऑर्बिट है, उसमें पूरे मिला के 2 और 6, 8। कौन सा एलिमेंट है? 288। एर्गॉन। समझ रहे तुम? बस कही है, अब तुम सीख लेंगी। हलवा बहुत आसान रहता है, लेकिन आगे चलते फिलहाल अपने को। बचपन में 2,8,8 ऐसे लिखते थे ना, फिर बड़े होने के बाद ऐसे लिखना पड़ता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सारे। ठीक है, ये ऐसे भरने पड़ते हैं डब्बे डुब्बे। फिर हो गया। फिर अगला चैप्टर चालू होता है, केमिकल बॉन्डिंग। अब मैं तुमको इसेंस समझाता सारा केमिकल बॉन्डिंग। विवरांश बहुत कंटाल के बैठा है, विवरांश सोच रहा हूँ काय को आया था। छोड़ दूं क्या? करूँ? अभी तुमको समझो वो करने का है। जब तुम एकदम गाउटी बच्चे थे, एकदम गाउटी, तुमको ना हाटू जाटू कुछ नहीं समझता था, तब तुमको हम पढ़ा देते H+ वो -2 कर दो, क्रिस क्रॉस, क्या बन गया? H2, तुम खुश। फिर तुम थोड़े से बड़े हो गए, फिर हमने तुमको विषय समझा, अरे भैया विषय ऐसा है कि हाइड्रोजन में ये कच इलेक्ट्रॉन है। पर अच्छा फील गुड करने के लिए उसको कितने होना? 2। यानी ऑक्सीजन जो है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउट ऑक्सीजन 8 नंबर है, 2,6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन उसको फील गुड करने के लिए आउटर मोस्ट में कितने होना, 8 होना, तो उसको बाहर से कितने लाने की जरूरत है, 2। तो वो एक हाइड्रोजन के पास गया, वो स्कीम बता रहा था, हाइड्रोजन तू तेरा एक इलेक्ट्रॉन है ना मेरे को दे दे। हाइड्रोजन बोला इसमें मेरा क्या फायदा। ऑक्सीजन बोला अरे तू पूरी स्कीम सुन, तू तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को देगा, मैं थोड़ी देर के लिए स्टेबल होऊंगा। हाइड्रोजन बोला ऐसे कैसे तू स्टेबल हो जाएगा, तेरे को तो 8 इलेक्ट्रॉन होने थे, तू मेरा वाला ले भी ले, अब तेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन बोला तू एक हाइड्रोजन थोड़ी जिससे मैं वादा कर रहा हूँ, और एक हाइड्रोजन है अपने पास। तो हाइड्रोजन बोला अच्छा अच्छा, तो तू मेरा वाला पिंक इलेक्ट्रॉन उसका वाला भी ब्लू इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर तेरे पास 8 हो जाएंगे, तू खुश, पर हमारे क्या, हम तो मर जाएंगे ना। तो ऑक्सीजन बोला अरे तू सुन तो सही, तू मेरे को दे वो मेरे को देगा, ये कर साथ में दो, मेरे पास 8 हो गए, मैं 1 मिनट के लिए बहुत खुश, मेरे को ऐसा लगा गांजा गांजा। फिर अगले पल में तेरा वाला और मेरे वाला एक, तूने मेरी मदद करी ना इसलिए मेरे वाला भी एक, मतलब तेरे को मैं 2 लौटाऊंगा, और उसको वाला उसके वाला उसको ब्लू वाला, और मेरा एक काले भी उसको लौटाऊंगा। तो तुम दोनों के पास, दोनों हाइड्रोजन के पास 2-2 हो जाएंगे, तुम भी कुछ वाह, तुम भी गांजा गांजा। फिर अपन बारी बारी से गांजा फूकते रहेंगे। ठीक है, तो इसको उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट वाले बताओ। आणि ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 आणि 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब शेयरिंग करते टाइम ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन अपने बोलता है। एयरपोर्ट पे एक बैग में गांजा मिला, पुलिस वाला पूछा, 2 भाई थे खप, और कोई भी भाई दूसरे को खपाना नहीं चाहता था, खुद खपने का डर था। हाँ हाँ वही ना। तो ऑक्सीजन बोला, वो एयरपोर्ट वाला बोला ये गांजे की बैग किसकी, ऑक्सीजन बोला मैं मेरी साहब। हाइड्रोजन बोला नहीं नहीं साहब ये मेरी, दूसरा हाइड्रोजन बोला नहीं नहीं साहब मेरी। सब लोग इलेक्ट्रॉन पे क्लेम कर रहे हैं, सबके सब, सब खुश है इसमें, गांजा सबका है, सब खुश है। समझ रहे कि जिसको जितना करना वो कर रहा है। तुम जब छोटे बच्चे थे हम 1 नंबर का पढ़ते थे, तुम 10वीं में आए हम 2 नंबर का पढ़ाते, फिर 3 नंबर पे, अब आगे का बढ़ रहा है। अब एक्चुअल में है, देखो हाइड्रोजन एक्चुअल में कैसा है, एक्चुअल में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यानी उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो स्पीयर में भाग रहा है, स्पीयर पहले वाला है वो चादर। स्पीयर दिख रहा है ना तुमको, हर बार मेरे को स्पीयर निकालना नहीं झापेंगे, अरे बाबा एनिमेशन खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, देखो ये हाइड्रोजन। ठीक है, आणि किसके साथ कंबाइन कर रहा हो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 6 से निकालना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन पहले एक स्पीयर है, फिर एक बड़ा स्पीयर है, और फिर क्या है, 3 डब्लू। समझ रहा क्या। पण एक ही हाइड्रोजन से डील चल रही क्या, नहीं, कितने हाइड्रोजन से डील चल रही, 2-2 हाइड्रोजन के साथ में डील चल रही। तो अभी होता क्या, अभी इलेक्ट्रॉन क्लेम होने वाले हैं ना, ऑक्सीजन बोल रहा है वो गुलाबी चादर मेरे को दे, इधर दे वो। ऑक्सीजन इसको बोल रहा है वो गुलाब चादर मेरे को दे। ऑक्सीजन क्लेम कर रहा दोनों के चादर, आणि बाद में ये दोनों गुलाबी वाले बोल रहे हम आमची गुलाबी चादर आम्हाला दे, आणि तो आमची घेतली होती ना घाण करून दिला तोही बोलते आम्हाला। समझ रहा क्या। तो मिक्सिंग जब होती है ना, मिक्सिंग, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, ये पी वाला था ना, पी वाला, ये दोनों खिचड़ी हो जाते, मिक्स हो जाते, एस और पी, ये गोला आणि पुगी मिक्स होते, आणि कुछ तो अजीबो गरीब सच बनता है समझो, कुछ तो अजीबो गरीब सच बनता है। समझ रहा क्या। ऐसे मिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं सारे के सारे, और खिचड़ी बन जाती, और वो बनता है H2। तो एक साधा, ये एक इंडियन गाय आणि एक अफ्रीका की गाय मिलके क्या हो गई, हाइब्रिड। समझा क्या, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जब ऑर्बिटल्स फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिड बन जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइब्रिड रहता है। इस केमिस्ट्री के इस फेनोमेनन को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब तुम अपना पूरा समझने की कोशिश करना, तो डायरेक्ट अपन मुद्दे की बात पे चलेंगे आगे, अगर इसमें मुद्दे की बात रही तो। है तो सही इसमें। हाँ 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 भाई धन्यवाद, देवर देवा। ये देखो ये हाइड्रोजन दिख रहा है तुमको, दिख रहा है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, नाइट्रोजन के 3 डब्लू, NH3 में 10 दिख रहा है, NH3। नाइट्रोजन के गुलाबी गुलाबी डब्लू दिख रहे हैं तुमको, उस पर हाइड्रोजन आके चिपका के, हाइड्रोजन की चादर ब्लू 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 कलर की आई क्या लास्ट फोटो में, एक साथ में गुलाबी चादर से मिक्स हो रही, और मिक्स होने के बाद वो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, नीचे फोटो में देखो, और फिर उसकी प्लेसमेंट ऐसी हो जाती, ऐसे NH3 का मॉलिक्यूल बनता पूरा। समझ रहा क्या, एक्चुअल में ऐसा होता है हाइब्रिडाइजेशन, NH3, फिर ये सारा सारा बनता। समझ रहे तुम, ऐसी सारी चीजें बनती, ये थ्योरी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फिर तुमको हम ये पूरी पढ़ेंगे। पहले कौन सी पढ़ी थी, H+1 और O-2 क्रिस क्रॉस,
दूसरी पढ़ी थी लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तीसरी क्या पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया फाइनली सही क्या है। फिर ये पूरा पढ़ेंगे तुमको, फिर बोलेंगे गलत है। फिर पांचवी पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, नहीं सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर वो फाइनली बोलेंगे कि सही, पूरा पढ़ेंगे बोलेंगे गलत है। फिर 6 नंबर पे पढ़ेंगे तुमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पढ़ेंगे पूरी एकदम मक्खन। फिर ये देखो देखो कितना भारी फोटो आया, दिख रहा है तुमको, शिव जी का डमरू दिख रहा है क्या। पहला वाला गोला है बस, बाकी 3 डमरू है क्या, डमरू। पहले वाला भी, ये भी डमरू है क्या, 2 नंबर वाला ग्रीन एरो डमरू, समझ रहा ना डमरू है। और कोई फुग्गा उधर, एक फुग्गा अपने तरफ है ना, जेड एक्सिस पे वो। ऐसा नहीं है, दिख रहा है ना। और ये सब खिचड़े हुए तो क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद लास्ट में पूरा ऐसा होता है फिर। ठीक है। फिर तुमको पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हम बोलेंगे वो गलत है। और फिर तुमको बोलेंगे, फिर तुम बोलेंगे सब गलत है तो पढ़ा गया तो रहे। तो तुमको बोलेंगे कि बेटा अपने को पहले दुनिया में मिले 100 फॉर्मूले। ठीक है, अपने को मिले दुनिया में 100 फॉर्मूले। फिर तुमको हमने पढ़ा है C+4O-2 क्रिस क्रॉस करो तो क्या बनता, C2O4। और हमने तुमको पढ़ा है छोटा छोटा करो, CO2। फिर एक दिन एक बच्चा आया, बोला सर C6H12O6 में छोटा छोटा क्यों नहीं होता। हमने बोला हाँ यार बात तो सही तेरी। चलो हमने बोल थ्योरी गलत, थ्योरी की माँ की। फिर हमने न्यू थ्योरी बनाई डॉटा स्ट्रक्चर की। फिर हमारी डॉटा स्ट्रक्चर की थ्योरी एकदम मस्त चल रही थी। फिर एक बच्चा एक दिन नवा मॉलिक्यूल लेके आया। फिर हम दिमाग को हाथ लगा, अरे यार। फिर हमने बोले चल तेरी थ्योरी की माँ की। पर जब हमने पहली थ्योरी से दूसरी थ्योरी बनाई, तो पहली थ्योरी में जो फॉल्ट था C6H12O6 का, अगली वाली थ्योरी में वो सुधर गया था। फिर इसको डिस्कार्ड करके जब हमने अगली थ्योरी बनाई तो उसमें NH3 का सुधर गया था। फिर उसको डिस्कार्ड करके जब अगली बनाई सुधर रहा था। और अब फाइनली हम CFT पे पहुंचे, हम इंसान। बहुत लंबा सफर तय करके। पहले क्रिस क्रॉस, प्रॉपर ऑर्डर में बता रहा हूँ। पहले जैसे एटम में भी गलती हुई ना, डाल्टन बोला एटम है, जे बोला तरबूज है। उधर पोर्ट बोला सूरज के जैसा है लेकिन एक ही ऑर्बिट है मर्क्यूरी का। बोर बोला सूरज के जैसा है लेकिन बहुत ऑर्बिट है सोलर सिस्टम के जैसे। फिर बाद में श्रोडिंगर आके बोला अरे तेरे को क्या मालूम ऑर्बिटा नहीं ऑर्बिटल है। ठीक है, यानी ऑर्बिटल के बाद में लोग आके बोले ऑर्बिटल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन चादर है, क्वांटम है पूरा क्वांटम। क्वांटम के बाद तरक्की हो रही है अभी, चल रहा है। डाल्टन कितना सही था एटम के बारे में, 0%। बोर तक आते आते हम एटम के बारे में कितना सही हो गए, काफी ज्यादा। क्वांटम तक आते आते हम एटम के बारे में 99% सही हो गए। पूरे सही हुए क्या अभी, नहीं। कंप्लीट नॉलेज नहीं आनी, लेकिन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस है ना 200-300 साल में। तो ऐसे क्रिस क्रॉस से हम आते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम आते हैं वेस्पर थ्योरी पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। फिर वहां से हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन से हम आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ, मोटी, MOT। और फिर लास्ट में हम आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ, जो फिलहाल के लिए सबसे सही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन इसमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्रिस क्रॉस कितना सही था, 0%। आज हमको समझ आता है, तब कितना भारी लगता था, 90 में कितना भारी लगता था क्रिस क्रॉस। ऑर्डर एकदम। मैं तुमको बोलता था एल्यूमिनियम सल्फेट, लगे बच्चे Al+3, SO4-2, क्रिस क्रॉस, हाँ वो मालूम ही नहीं पड़ता ना। ठीक है, डेल्टन के टाइम में किसको समझ ही नहीं आ रहा डेल्टन गलत है। वैसेज 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 वैसेज, क्योंकि अभी तक तुमने अच्छे से वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं है, तो फिर तुमको लग रहा है सही है। अरे जब जब तक मैंने तुमको बोर पढ़ा, अरे दम से पढ़ेंगे ना, बच्चे को डायरेक्ट CFT का इंजेक्शन मार कपक बच्चा मार देंगे ना, क्या ही। नहीं नहीं, पहले तुमको बता दिया गलत है तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे ना। फिर बच्चे को पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, एक हफ्ते DPP होंगे, प्रैक्टिस पेपर होगा, सब होगा। फिर सर एक दिन कोई तो भी चोमू बच्चा रहेगा जो रेफरेंस बुक पढ़ते रहता, कुछ तो करते रहता, गूगल पे कुटन करते रहता ना, उसको एक आधा नहीं तो NCERT में से एक आधा एग्जाम्पल उसमें लगे, सर इस पे तो हाइब्रिडाइजेशन बाय ट्रस्ट नहीं। सर बोले ये बात ये कहाँ पर नॉन पढ़ेंगे। ऐसा। तो ये केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, इसमें तुमको क्रिस क्रॉस से चालू करके हाइब्रिडाइजेशन तक लाया है। और फिर 12वीं में तुमको फर्स्ट लाइन आएंगी 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में कि हाइब्रिडाइजेशन गलत है उसकी माँ की। एंड फिर तुमको पढ़ेंगे ये मोटी एंड CFT। एंड फिर CFT के लास्ट में तुमको बोल देंगे, क्योंकि अब फिर CFT के लास्ट तक तुम इतने होशियार बन जाते कि सर धोखा कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, सर बोल रहे हो। सर सही बोल रहे हो तुम। फिर से ना, हाँ बेटा, ठीक है। फिर तुम होशियार बन जाते। लेकिन तब तो तुमको समझ आ जाता कि अभी अपन 99% सही होने वाले कंपाउंड के बारे में।
तो बस अभी इंसानों को 300 साल में अपन 0 से 99% तक आए, और 300 साल लगेंगे लास्ट का 1% सही करने को, और 300 400 साल। नहीं, हाँ है ना ऐसा सब जगह, तो साइंस इंप्रूव हो रहा है। मैटर ये करता है कि साइंस इंप्रूव हो रहा है, और ये जो तुमको पढ़ाया जा रहा है ना, ये काफी हद तक सही है। ये जो तुमको अभी हाइब्रिडाइजेशन है बोर्ड पे, अगर हमारी दुनिया में पूरे कितने कंपाउंड मिलते हैं, याद है तुमको? मैंने तुमको बोला था पूरे कितने कंपाउंड मिलते हैं पूरी दुनिया में, कार्बन पढ़ाते टाइम में 9वीं में पढ़ा था, तो 10वीं में पढ़ा था, बोल। 20 लाख। 20 लाख में से 16 लाख करीब करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, म्हणजे कार्बन के कंपाउंड है, और 4 लाख इनऑर्गेनिक है, H2O के, H2O CO2 PO2 Al2O3 HCl, वो सारे 16 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड है। और ये हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन की, ये 20 लाख में से 18 लाख पे बैठती। कितना परसेंट हुआ? 18/20 × 100, 90% हुआ। और CFT पे हम पहुंच गए 99%। 20 लाख का 99% करो, 19,80,000। लास्ट के अभी कितने कंपाउंड बचा ले हमारे पास? 20,000। और हमने जो CFT की थ्योरी ढूंढ के निकाली है, उसमें हमको पूरा थोड़ी बदल देना है, हल्का फुल्का चेंज करना है। क्या एरर है, वो हम एरर ढूंढ रहे हैं, किधर फिट नहीं बैठ रही हमारी थ्योरी, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। सबसे ऊंचे दर्जे के जो साइंटिस्ट है, जो PhD पढ़ते रहते हैं ना, PhD में ये करते हैं, न्यू रिसर्च जो आज तक ढूंढा नहीं गया वो ढूंढना है। ये फिर उसमें पूरा जीवन निकल जाता। फिर क्या फायदा, बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे सारे, ढूंढते से रहने का, लास्ट में मिला नहीं तो लेकिन पैसे मिलते हैं फिर जीवन जीने के, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए महीना। तुम कंपनी, तुम साइंटिस्ट है, तुम्हारे इतने सारे पेटेंट है, रॉयल्टी है, महीने के तुम 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे ना, फोर फ्रंट पे तुम साइंस के। तुम वो नहीं है जिसको अगले दिन न्यूज़पेपर में उठ के मालूम करने का क्या नवीन ढूंढा, तुम वो है जो ढूंढ रहे। तुम बोले न्यूज वाले को इकड़े रही, ये शोध लो। समझ रहे हो तुम? ये साइंस का मजा है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है दम दम से, दम दम से, बिल्कुल। ठीक है। ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट फिजिक्स में 2 ही बार हुआ है पिछले 500 साल में, शिवाजी महाराज के टाइम से अभी तक। जब यहाँ पे इंडिया में 1700 के टाइम में शिवाजी महाराज थे, उधर 1700 में न्यूटन था। न्यूटन को लोगों ने पूछा, बोल तो अर्थ सन के अराउंड क्यों घूमती? न्यूटन बोला घूमती। लोगों ने पूछा अरे क्यों घूमती? न्यूटन बोला देख भाई, क्यों घूमती हो मेरे को नहीं मालूम, पर G m1 m2/d² के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता दोनों में, इतना मेरे को मालूम है। पर लोगों पूछे क्यों रहता, न्यूटन बोला जो भी दो बॉडी में मास रहता ना, उनके बीच में रहता। लोग दिमाग इसने लगाना रहता। फिर आइंस्टाइन आया, यानी आइंस्टाइन बोला कि ऐसा क्यों होता। आइंस्टाइन बोला एक चादर देखो, चादर, चादर पे डाल दो मोटा सारा तरबूज, एक चादर, 4 बच्चे, वो नहीं क्या बेबी को डालते नाम के टाइम पे, है ना? एक आध बच्चा आत्महत्या कर रहा, समझो अपने ट्यूशन से, अपने बाकी लोगों को लग रहा स्टंट कर रहा, ये और उसको बचाने के लिए 4 जन नीचे बेड शीट लेके टाइट चादर खींच के खड़े किए, गिरेगा तो उस पे गिरेगा, ऐसा। तो जब वो फाइनली गिरेगा, एक चादर के ऊपर जब अपन सन रखेंगे, तो तुम, अब मैं 3D फोटो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन तुम इमेजिन करने की कोशिश करना, क्या इसमें गड्ढा बनेगा? क्या इसमें गड्ढा बनेगा? तो गड्ढा बनेगा, तो अगर ये कभी मूंगी इस गड्ढे में से, ये एक कभी मूंगी ऐसे जा रही थी, और टपकन आके ऊपर तरबूज गिरा, और उसके वजह से जो एक कैविटी, एक गड्ढा निर्माण हुआ, क्रेटर मीटेरोइड जैसा, इसमें जो मूंगी फंस गई, उस मूंगी को बड़े कष्ट लेने पड़ेंगे इन गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। नॉर्मल तो मूंगी सीधा सीधा चलती थी, मूंगी सीधा 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 चली जाती थी। अब अगर मूंगी सीधा सीधा चलने की कोशिश करे ना, घूम जाएंगी गोल गोल। तुम किसी कर्व सरफेस पे, हाँ तुम किसी कर्व सरफेस पे, ये फूल है या बेल है, घंटा है, तुम किसी कर्व सरफेस पे सीधा चलने की कोशिश करो ना, तो गोल घूम जाते हो। और अच्छे से बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको, देखना कितना अच्छा समझ आएगा तुमको। ये एक बच्चा है, इसका नाम है अमन। ये 1 किलोमीटर नॉर्थ में चला, फिर 1 किलोमीटर वेस्ट में चला, फिर 1 किलोमीटर साउथ में चला। बताओ ये बच्चा अभी कहाँ पे? वापस बताओ तुम। ये बच्चे नॉर्थ साउथ समझ आता है तुमको, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है। ये बच्चा 1 किलोमीटर नॉर्थ में चला, फिर 1 किलोमीटर वेस्ट में चला, फिर 1 किलोमीटर साउथ में चला। ये बच्चा अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है? 1 किलोमीटर वेस्ट में। अब देखो बेटा, दुनिया है गोल, ठीक है? अब तुम देखना रियल लाइफ में क्या होता है, दुनिया है गोल, जमीन चपटी नहीं है, जमीन है गोल। एंड गोल जमीन पे क्या कांड होता, देखो।
ये था अमन, लास्ट में गुलाबी पॉइंट पे। अमन गया 1 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर अमन गया 1 किलोमीटर वेस्ट में, नहीं अमन आया 1 किलोमीटर साउथ में, अमन उसके घर पे आ गया वापस। समझा क्या? ये एकदम वो पिंक ट्रायंगल समझा तुमको? यस। समझो, समझो अमन नॉर्थ पोल पे था, नॉर्थ पोल पे। अमन वहां से 1 किलोमीटर साउथ में गया, फिर 1 किलोमीटर ईस्ट में गया, और फिर 1 किलोमीटर नॉर्थ में गया। अगर ये जमीन फ्लैट होती थी ना, तो अमन ऐसा चलता था। लेकिन जमीन कैसी, समझ आ रहा ना तुमको? अमन वापस नॉर्थ पोल पे आ गया, क्योंकि दुनिया गोल है बाबू। समझ आ रहा है तुमको? दुनिया गोल है, झाँक रख सबको, ये अर्थ बने मैंने। तो अगर तुम, हाँ, छोटे छोटे सरफेस पे फ्लैट रहता, तो हम लासुर के लासुर में करें तो फर्क आएगा, लार्ज डिस्टेंस पे करें तो उड़ता है फिर। बात समझ आई क्या? 1 किलोमीटर अर्थ के सामने सिग्निफिकेंट है, 6400 किलोमीटर रेडियस है अर्थ का, उसके सामने इनसिग्निफिकेंट है। तो अपन किस चीज की बात कर रहे थे ऐसे? अपन बात कर रहे थे थ्योरी इंप्रूवमेंट की। तो न्यूटन बोला कि दो जन जिनके पास मास है वो अट्रैक्ट करते, लोग बोला अरे क्यों करते, कारण क्या है? फिर आइंस्टाइन आके बोला कि अरे वो सब छोड़ो, मास वास, स्पेस जो है फैब्रिक है, चादर है। and चादर के ऊपर तुम बड़ा तरबूज डालेंगे और उसमें नींबू, और उसके वो तरबूज डालने की वजह से चादर की घड़ी मुड़ेंगी ना, और जो घड़ी मुड़ी, स्पेस का फैब्रिक मुड़ गया, उसमें एक आधा नींबू फंसा, और वो नींबू सीधा चलने की कोशिश करे तो नींबू गोला गोला घूमेंगे नहीं, सन की परिक्रमा करेंगे, वो हो गए प्लेनेट। समझा है तुमको? सन इतना बड़ा है कि उसकी कैविटी इतनी बड़ी है, उस कैविटी में नन्हे नन्हे प्लेनेट देखें तुम्हें, मर्क्यूरी, वीनस, और वो मर्क्यूरी यहाँ पे नहीं रहता, वो यहाँ पे फैब्रिक पे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ आए गोला गोला घूम रहे नहीं थे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, समझ रहे तुमको? बाहर इसलिए निकल पा रहे बेचारे। समझ रहे तुमको नक्की? ऐसा कुछ आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन दिया ग्रेविटेशन का, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, एकदम आंखें खुल गई। ये चादर, नींबू, तरबूज, ये क्या था नहीं क्या इंसानों के पास, पर किसके दिमाग में आया नहीं। आइंस्टाइन बेंच पे बैठा था गार्डन में, बच्चे खेल रहे थे चादर चादर, एकदम से लिंबू वाटे भागते टेंदी की उसको सोलर सिस्टम दिखा, आइंस्टाइन और अच्छा अम्मा आई छी, ये एकदम कच्ची क्या, ये एकदम समझ सकते हैं तो। आइंस्टाइन बोला फूटा तो मौलाना कैसा के करूं टाकते, ठीक है। आइंस्टाइन क्रेज हो गया एकदम। तो फिजिक्स में ये बहुत बड़ी चीज है। ये फिजिक्स में दो बहुत बड़ी चीजें हुई, एक तो ग्रेविटेशन का एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन के द्वारा, इसलिए आइंस्टाइन बाप है इतने बड़े साइंटिस्ट लोगों में। आइंस्टाइन ने क्या, आइंस्टाइन ने बचपन में तुम कोड बोलते थे ना, आइंस्टाइन का देखा कोड बोलो एक आधा आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन जीवन में बाकी लोगों को क्या क्या बोलता था कि जीवन में क्या बहुत जरूरी है? छोटे बच्चों को क्या बोलता था आइंस्टाइन, छोटे बच्चों को जब वो स्कूल में भाषण देने जाता था, सबसे जरूरी क्या है? याद करो, तुमने आइंस्टाइन के बहुत कोट देखे वाले। आई से वर्ड हिंट देता मैं तुमको, आई से, आई से, याद करो। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, तुमको याद है, तुमने सुना है बचपन में, तुम्हारे स्कूल के बोर्ड पे वगैरह चिपके हुए रहते हैं, आय करना जरूरी है। क्या? नहीं नहीं नहीं, बच्चों को बोलता था, छोटे बच्चों को प्रेरणा देने जाता था, भाषण देने जाता था, क्या करना जरूरी है? इमेजिन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन हैज द पावर टू एवरीथिंग, सुना है कैसे आइंस्टाइन की कोट? सुने तुमने छह वो, तुम बोल गए। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। आइंस्टाइन इमेजिन कर पाया, विजुअलाइज कर पाया एक दृश्य को देख के, आसमान में क्या होता होगा, यहाँ बैठे बैठे, समझ रहे हो तुम? तो आइंस्टाइन का एक बड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा न्यू डेवलपमेंट था। दूसरा था, ये तो बड़े बड़े दुनिया में, सोलर सिस्टम में, ब्रह्मांड की दुनिया में। दूसरा था छोटी दुनिया वाला, क्वांटम, बोर के मॉडल से लेके डायरेक्ट हाइजेनबर्ग, ठीक है, या श्रोडिंजर, या पॉल डायरेक्ट, या मैक्स बोर, ऐसे रफ ये चारों पांचों होशियार। बोर से ये, यानी न्यूटन से आइंस्टाइन, फिजिक्स की दुनिया की दो सबसे बड़ी चीजें हुई है। 350 साल पहले से लेके 100 साल पहले तक, एंड बोर 16 साल पहले से लेके करीब करीब 50-60 साल पहले तक, ये फिजिक्स की दुनिया में दो सबसे बड़ी चीजें हुई है। लेकिन यही बड़ी चीजें ऐसे नहीं, कितने हजारों पीएचडी जो हुए ना, हजारों हजारों पीएचडी जो करे ना लोगों ने, उनके कारण ये लीप हो पाई, बड़ी लीप हो पाई। याद आ रहा है समझ रहा है कि तुमको? तो साइंस में जो पीएचडी करते हैं ना लोग, साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं, वो बहुत जरूरी रहते हैं, उनके कारण नॉलेज आगे बढ़ता है। तो ये नॉलेज तो है ही, नॉलेज तो ब्रह्मांड के पास है, पर हमको नहीं समझता ना, हम ब्रह्मांड को पूछते कई तरह मान, ब्रह्मांड रिप्लाई नहीं देता उसको, वो इन संदेश बात नहीं करता ना, उसको सब मालूम है, वो इस तो सब करता धरता है, उसमें तो सब होता है। हम उसको पूछते हैं हमको समझा ना, वो बोलता है तुम ढूंढ, गैस करो, गैस करके बताओ क्या चल रहा है।
तो हम इंसान गेस करते रहते हैं, जो हमें सबसे बेस्ट गेसर रहते हैं हम उनको साइंटिस्ट बोलते हैं। वो ढूंढ के निकाल के तो दुनिया चल कैसे रही, दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन समझ आ रहा है क्या? अब तुम ये एक मस्त फोटो देखो, क्रेजी। देखो, तुमको शिव जी के डमरू दिख रहे हैं and लाल लाल गोले दिख रहे हैं क्या, ओ सॉरी गोले दिख रहे हैं क्या, एस ऑर्बिटल मिक्स होके देख क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या घान लग रहा है एकदम। ऐसा लग रहा है सोफा है, बेंच है, क्या है, 3D बेंच है, 4D 5D बेंच है। गार्डन में बेंच रहता है ना बैठने को, कितने सारे बेंच है एकदम उल्टे पालते। क्या हो रहा है इसमें, फुग्गे फुल रहे भाई, क्या हो रहा है। ये हाइब्रिडाइजेशन है, समझ आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। फ्यूज हो जाते हैं बॉन्डिंग के टाइम पे, बॉन्ड बनते हैं ना, आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऐसे फ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एक आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। फिर वीबीटी के क्या है, लिमिटेशन। तुमने बहुत पढ़े ना लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ जे जे थॉमसन, ड्रॉबैक्स ऑफ रूदरफोर्ड, पढ़े ना तुमने, ये ड्रॉबैक ही है ना। पीरियोडिक टेबल में 10 में भी पढ़ते हैं ना, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव टेबल, पढ़ते हैं ना। ठीक है, ये लिमिटेशन। तो ये फिर वीबीटी क्यों गलत है पढ़ेंगे। फिर तुमको क्या आ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ थ्योरी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर वो पढ़ेंगे 2 दिन तक, फिर बोलेंगे गलत है। फिर अगला पढ़ेंगे, आगे चलते अपन, है ना। मतलब मुद्दे के बाद कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना। अब मैंने एक बार बोल दिया कि एमओटी पढ़ना है, फिर लास्ट में मालूम पड़ेगा कि वो स्लाइटली गलत है, 2-4 टक्के की गलती है उसमें, एक दो एग्जाम्पल पे। पर तुम पर पास कितना नॉलेज आ गया जब तुम एमओटी पढ़ोगे। अब कोई बच्चा अगर डायरेक्ट सीएफटी पढ़ने को गया, उसको ये केमिस्ट्री की भाषा है ऐसा विश्वास होगा क्या? बच्चा आत्महत्या कर लेगा, बच्चा बोलेगा क्या है ये। और वो ग्रेजुअली अगर पढ़ते गया है, हाँ हाँ, बच्चा बोलेगा क्या है ये, पाई आ रहा है, एक सारा स्क्वायर आ रहा, क्या आ रहा, सिग्मा आ रहा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ऑफ 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो और ये ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन का एटम। बच्चा बोलेगा क्या है ये, क्या एटम है, क्या है ये। हाँ, O2 का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल O2 का। बच्चा बोले क्या है, कहीं समझ नहीं रहा है। तो भैया शांति से एक एक पढ़ना पड़ता है, फिर सब समझते हैं। तुम 1 मिनट के लिए सोच के देखो, 12वीं स्टेट बोर्ड, क्या तुम्हारी पहचान में कोई ऐसे बच्चे हैं जो 11वीं या 12वीं में है? 12वीं में कोई बच्चा है जो अपने ट्यूशन पे बहुत बार आता है? एक जय एक सिद्धू है। 12वीं बोर्ड कौन पास होगा? दोनों पास होंगे। जय को आता समझ में इसलिए वो पास होगा, सिद्धू का पे मारेंगे इसलिए पास होगा। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा समझ आता है पर आता ना। ये 11वीं स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है। साइंटिस्ट लेवल का तो नहीं होगा ना, पीएचडी लेवल का जो 11वीं के बच्चों को सिखा रहे। गाय छब्बीस होगा ना, स्टेट बोर्ड में है वो भी, सीबीएसई में भी है। गाय छब्बीस होगा ना स्कूल लेवल पे, कॉलेज जाने वाले बच्चे। तुम्हारे स्कूल में जाता हार्ड मैथ होता है संकल्प बैक पास, मजे कड़े। इजी किधर होता है ये पूछना चाहिए मैंने, इजी किधर होता है, स्कूल में होता। तो ये अगर ये स्टेट बोर्ड के बच्चों की बुक है, एनसीईआरटी वाली बुक है, तो ये इजी होंगे कि हार्ड होंगे? इजी होगा। तो जो जे आईआईटी या नीट के कोचिंग में पढ़ते वो इजी होगा कि हार्ड होगा? वो हार्ड होगा, इससे हार्ड होगा, तो ये तो गायब होगा ना। यूट्यूब पे जाएंगे, ये पढ़ेंगे, और ये पढ़ के रखा तो कोचिंग में फायदा होगा कि नहीं तुमको पहले से। कोई बच्चा पहले से प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहा, पढ़े वाला है, बाकी बच्चों के लिए नवा नवा है, हेड टेल, बच्चे के मजा उड़ा रहे यार, पत्ते खेलना सीख रहा है, टीचर पत्ते की बात कर रहा है। कोई बच्चा अगर प्रोबेबिलिटी पहले से करके आया वाला है, उसको क्या लगेगा, क्या गाय चैप्टर है, टप टप शाइनिंग मारेगा ना बच्चा, है ना। कोई बच्चा अगर सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 2 बार घिस के आया वाला है 10वीं में पहले, 9th का ट्रायंगल पहले चीज क्या वाला है, स्कूल में अभी सीख चालू हो चैप्टर, मजा आ जाएगा। तुम अभी अभी वो क्या, हेरिडिटी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, गन शॉट मार के गए तो चाटे में अच्छा लग रहा, समझ आ रहा बहुत सारी चीजें। तो अगर ये चीज जो आज तुमको लग रहा है का है, अपन पढ़ के गए, सब समझ आ गई। फिर जब कोचिंग में पढ़ोगे, कोचिंग में पहले तो यही पढ़ाएंगे, फिर हायर लेवल पे जाएंगे ना, और तो अच्छा लगेगा, समझ आएगा। ठीक है ऐसा। अभी आगे चलते हैं, तो ये फिर लास्ट में देखो, ये ऐसे पढ़ाते हैं बॉन्ड एंगल। फाइनली एक डिस्कशन आता है और वो बोलते हैं कि देखो बच्चों, ये थ्योरी आती रहेंगी यानी हर थ्योरी गलत होती रहेंगी। फिर बच्चों को प्रश्न आता है कि फिर सर पढ़ के क्या फायदा। सर बोलते हैं बेटा पढ़ के, हम जिन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते उनके बारे में हमको मालूम पड़ जाता है। जैसे कि वाटर, HOH, इनमें एंगल कितना है। बच्चे बोलेंगे एंगल क्यों सर, वो तो सीधा सीधा होगा। तो सर बोलते हैं बेटा तेरे को याद है क्या, जब हमने लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे लोन पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्जन। तो बच्चे बोले सर रिपल्जन होगा, रिपल्जन तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में आना ही नहीं चाहेंगे, ये वाला इससे दूर रहना चाहेगा और ये वाला इससे दूर रहना चाहेगा, तो दोनों दूर से दूर ऐसे ही अरेंजमेंट में रहेंगे ना। फिर सर समझाते नहीं बेटा,
ये हाइब्रिडाइजेशन वाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ा ना, जतरंग नहीं क्या, 3 पैर वाला कुत्ता बना मैंने अभी, 3 पैर नीचे इसके हैं, ये ऊपर मुंडी इसकी, टेट्राहेड्रल पिरामिड, याद है पिरामिड, पिरामिडल स्ट्रक्चर। सर बोलेंगे बेटा ऐसा रहता हूँ, ऐसा। बच्चे बोलेंगे कैसा, सर बोलेंगे बेटा ये ऑक्सीजन है, उसके इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर आणि एक लोन पेयर ऐसी है, आणि जहाँ पे नीचे उसके 2 तंगड़े होने चाहिए था ना पिरामिड के, उधर हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन आके बैठे वाला है। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, नीचे देखो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, और ट्रायंगल के सेंटर से बीच में उठे वाला। अब सर बोलेंगे तुमको बच्चों, ये नीला नीला इलेक्ट्रॉन है, ये नीला नीला इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में पढ़ती क्या, पढ़ती क्या, नहीं। ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते, दूर होना चाहते, बहुत दूर होना चाहते। तो दूर होने के चक्कर में कितना दूर होते हैं ये ऑक्सीजन का जो रियल H2O का एग्जांपल है ना, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को पास में आना पड़ता है, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर दूर होती है एक दूसरे से, मोर देन एक्सपेक्टेड है, नफरत करती है ना एक दूसरे से, नफरत करती नहीं, डॉट 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 पेयर पेयर लोन पेयर, लोन म्हणजे अलोन, अकेला, उसको कोई लेन देन नहीं है, डेविड लेविस डॉट स्ट्रक्चर में नहीं, बॉन्डिंग में नहीं, किधर बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं, बाजू में पैस ऐसा होगा उसका, पण वो है। तो उसका रिपल्जन के कारण पूरा ऑक्सीजन ये डिस्टॉर्ट हो जाता पूरा मॉलिक्यूल, जो आइडियली ऐसा होना चाहिए था, आइडियल वाला बिगड़ल बच्चा बन जाता। फिर उसके बॉन्ड एंगल कितना होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये सारा डिस्क्रिप्शन चालू रहता है फिर, सारा सारा सारा। तो फिर वाटर का बॉन्ड एंगल देखो, 109 रहना चाहिए था लेकिन 104 हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, HOH एंगल कम हो गया ना, ठीक है। ऐसा ये सारा पढ़ाते हैं फिर तुमको, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ाते हैं, आ जाता है ये धीरे धीरे, ठीक है। मतलब ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये वो तुमको बोल रहे हैं कि अगर, याद है तुमको आज अपन सुबह सुबह पढ़ रहे थे, एक कार्बन था, सब जिंदगी अच्छी चल रही थी, याद है तुमको, यानी ऐसा OH था, OH। यानी फिर इसके जिंदगी में कौन आया, इसने किसको वोट दे दिया था, कांग्रेस, कुत्ता कमीना। और कुत्ता कमीना को वोट देने के बाद OH भाग गया था क्या, OH ऐसे कैसे भागा, अरे भाई सी और O में बॉन्ड था ना, बॉन्ड, और फिर आगे O और H में बॉन्ड था, वो तो ठीक है, OH नहीं टूटा, लेकिन सी और O का बॉन्ड तो टूटा ना, धूमता ना 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 ना, धूमता ना 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 ना, सी और O का टूटा ना। तो सी और ओ का बॉन्ड ऐसे खाओगे कि कुछ भी टूट जाएगा, सी और ओ की बॉन्ड की कुछ तो स्ट्रेंथ रहती होंगी। जैसे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन में जो बॉन्ड रहता है ना, बंधन रहता है ना, इतने कितने कस के हाथ पकड़ते हो एक दूसरे का, नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं तुझे नहीं गिरने दूंगा भाई। तो 400 से लेके 415 किलो जूल पर मोल, मोल है, मोल, मतलब एक मोल कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड लिए, सबको पूछा तुम कितने से पकड़ते हो, तो सारा एक मोल कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड मिलके 400 से 415 किलो जूल की शक्ति रखते हैं। समझा एक तुमको, तो एक कितना रखता हूँ, मोल कितना बड़ा है पता है ना, 6.02 × 10⁻⁻³ तो अगर एक मोल पोट्टे मिला के 400 किलो जूल रखते होंगे, तो एक पोट्टा कितना रखता हूँ, डिवाइड बाय मोल करेंगे, 1 मोल, एक का निकालने के लिए, 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी एनर्जी रखता है, फिर उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी तो लगेंगी ना। प्रशांत बम को मारना है एक चापट, तो कोई 1 लाख की सुपारी में थोड़ी करेंगे, हाँ, करेंगे 1 लाख में, ओके में करेंगे ना। और मोदी जी को मारना है तो करोड़ों डॉलर रहेंगे, करोड़ों डॉलर ज्यादा बोले, हाँ रहेंगे, वो म्हणजे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रहेंगे, वो बिलियंस ऑफ डॉलर में रहेंगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मार्केट हिल जाएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया, अगले दिन न्यूज़पेपर में आया, तो चाइना से आते टाइम फ्लाइट में डेथ हो गई पॉइजनिंग की वजह से। ग्लोबल मार्केट इधर उधर हो जाएंगे भाई, इंडियन इकोनॉमी क्रैश हो जाएंगी, चाइना वाली क्रैश हो जाएंगी कि इंडिया वाले वॉर छेड़ देंगे करके, समझ रहे हो तुमको, बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे एक व्यक्ति को मारने के लिए, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस वैसा है। तो वैसे कुछ कुछ बॉन्ड रहते, ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको तोड़ने के लिए 355 से 380 रुपए की सुपारी देनी पड़ती, इतना स्टैंडर्ड रेट है, नहीं इतना ही टूटता, नहीं तो गुंडा काम नहीं करेंगे। और सबसे मजबूत देखो, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड 854, समझ रहा क्या, तो एक बॉन्ड स्ट्रेंथ है। फिर बॉन्ड कितना लंबा रहता, लंबाई तो रहती है उसकी कुछ ना कुछ, वो हाइब्रिडाइज होने के बाद भी कुछ तो लंबाई रहती है ना, इसके न्यूक्लियस से उसके न्यूक्लियस तक, इसके लेंथ, तो फिर वो लेंथ तुमको पिकोमीटर फेमटोमीटर, ये पिकोमीटर में पढ़ाई जाती है तुमको लेंथ, प्रॉपर एक्चुअल लेंथ सही है। फिर अब BSc में जा, फिर अगर किसी बच्चे को वो प्रश्न है भैया ढूंढते कैसे होंगे इतने छोटी की लेंथ, तो टीचर बोलेंगे बच्चे ये अपना हायर सिलेबस है, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, कॉलेज में जाने के बाद ऐसा क्वेश्चन आया कि वो सिलेबस का हिस्सा बने, क्योंकि तुम वो पहले इंसान नहीं हो जिसको क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आए हैं पहले भी, और कुछ लोग इतने येड़े हो जाते हैं क्वेश्चन के पीछे अपने को जीवन डाल के ढूंढने के लिए,
नोबेल प्राइज फेबल प्राइज बहुत सारे पैसे भी spend किए ढूंढने के चक्कर में। इतने पैसे मुझे पैसे रिका में क्वेश्चन ढूंढने के नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में अभी बॉन्ड की लेंथ, इतने छोटे से बॉन्ड की लेंथ क्या रहती है, ये ढूंढने के चक्कर में साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रोमीटर बना दिया। उसने बनाया था साइंस के काम के लिए, स्पेक्ट्रोमीटर काम आ गया न्यूक्लियर सबमरीन पे, दुश्मन के जहाज पहले जो रेडियो वीडियो ट्रैकर भी कर किसी को फाइटर जेट आ गया होगा तो आर्मी में यूज हो गया, मिलिट्री में यूज हो गया टेक्नोलॉजी। तो इसलिए धीरे धीरे करके दुनिया भर के सरकारों को समझ आया कि भाई साहब साइंटिस्ट लोग जो ढूंढते हैं ना उनको ढूंढन तो कोई भी चीज का फायदा किधर भी हो सकता है, पर साइंटिस्ट लोगों को कुछ मोटिवेशन भी तो चाहिए, निश्चित भूखे थोड़ी मार जाएंगे दौड़ते दौड़ते। अपना घर चलाना है, फैमिली चलानी है, बच्चों के बीवियों के खर्चे विर्चे करने, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई लिखाई है, खुद के एक लाइफ स्टाइल है। तो लोग उनको साइंटिस्ट लोगों को बेशुमार पैसा देते हैं, पढ़ भाई तू ढूंढ, ढूंढते रहे तू, अच्छा अच्छा ढूंढ, तब इनका भी फायदा होगा। यानी उसको प्रोटेक्ट करते रखते लोग। अपने देश के साइंटिस्ट जो ढूंढते, जिस देश के साइंटिस्ट जो ढूंढते वो देश उसको छुपा के रखता है, अपने पास रहने को, बाहर नहीं जाने को, कुछ भी रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे, कुछ भी रहे। तुमको लगा बायोलॉजी में किसने ढूंढ लिया तो क्या हो जाएगा, अरे बायोलॉजी में किसने कुछ जीन्स का कुछ ढूंढ लिया, हेरिडिटी का, मालूम पड़ा 50 साल बाद उसी रिसर्च पेपर को यूज करके रशिया वालों ने कैंसर की वैक्सीन बना दी, जबकि वो इंडिया का साइंटिस्ट था। उसको रॉयल्टी फीस दे दी, खरीद लिया उसका पेटेंट, उसका रिसर्च खरीद लिया डायरेक्ट, $40 मिलियन देके। वो साइंटिस्ट को लगा अच्छा भाई अपन तो एकदम अरबपति हो रहे हैं, अपने आयुष करोड़पति हो रहे हैं आप। वो साइंटिस्ट ने जब उसको चले गया फिर कैंसर की वैक्सीन बनी, रशिया ने पेटेंट कर दी कैंसर की वैक्सीन का फॉर्मूला, कि कोई और बनाया नहीं चलता इलीगली। हाँ, तो बहुत सारी चीजें प्रश्न बढ़ते जा रहे। तुमको ऐसा लगता होगा ना किसी को कि भाई अभी तक तो इतने होशियार साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने तो 99% ढूंढा, उन्होंने लास्ट का 1% इतना बड़ा है, इतने क्वेश्चन आते, इतने क्वेश्चन आते। तुम कुछ एक चीज पकड़ो जो तुमको पसंद है, जो तुम जिससे तुम कभी थकेंगे नहीं, मरते दम तक थकेंगे नहीं, और उसको डीप में पढ़ते चले जाओ। तुमको अगर बिजनेस पसंद है डीप में पढ़ते चले जाओ, तुमको साइंस मैथ्स में कुछ पसंद है डीप में पढ़ते चले जाओ, तुमको आर्कियोलॉजी डायनासोर का अड्डा पसंद है डीप में पढ़ते चले जाओ। इतना पढ़ो इतना पढ़ो, और लत रहनी चाहिए तुमको पढ़ने की, तुम थको ना। एक टाइम के बाद पैसा बहुत आ जाता, फिर लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं आना चाहिए कि मैं 40 साल का हो गया, होगा 20 करोड़ रुपए कमा लिया, मैं ऐश करता रिटायर, नहीं नहीं भैया। परसिस्टेंसी रहनी चाहिए, एकदम परसिस्टेंस, कंटिन्यूस रहना चाहिए एकदम। फिर 20 करोड़ का 2000 करोड़ होने में और 20 साल लगते बस। 0 से 40 तक तूने 20 करोड़ कमाए, 40 से 50 साल में, 10 साल में तुम 2000 करोड़ कमा सकते। नेवर गिव अप, बस बीच में गिव अप नहीं करना। जॉब देते ना, लाइफ रहती है ना उनकी पूरी, सिक्योरिटी रहती है। और वो क्या ढूंढ रहे हैं वो बाहर की दुनिया को मालूम नहीं रहता। ओथ ऑफ सीक्रेसी रहती है ना, उनको शपथ दिलाते हैं बाहर बोलने के लिए कुछ भी। मैंने को अपने रिलेशन को अपने भाई को पूछा काय हो सांगा थोडं सांगा ना, सुधीर मोहम्मद राज, परेशान बॉब, ठीक है। ये अभी फिर तुमको ऐसे सारा ज्योमेट्री पढ़ाते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल का। जैसे H2O का देखते हैं अपन, H2O सिंपल है, समझ जाएंगे। H2O के सामने क्या लिखे वाला है, ढूंढो क्या लिखे वाला है, क्यों एक्सपेक्टेड था तो सीधा रहेगा। मजा येतो तुम्ही केमिस्ट्री, मी जर तुम्हाला असं पूर्ण समजून सांगितलं असतं आणि मग जर तुम्हाला 11वीची प्लेलिस्ट पाठवली असती केमिस्ट्री करायला, डायरेक्ट संपली असती पूर्ण, मजा आली असती। H2, हाँ 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 हाँ, उसकी ज्योमेट्री ना एक्सपेक्टेड थी लीनियर, किधर है, लीनियर नहीं ना, H2 है वो, H2 झुका ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन की वजह से। यस यस, ऐसा, हाँ बेंड हुए ना, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी थी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी थी, दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। ये झुक गया, ये झुक गया, तो पूरा मॉलिक्यूल ही झुक गया। कितना एंगल था इनमें, 104। और अगर ये सीधा सीधा रहते तो एच एच एंगल कितना रहता था, 180। 180 से डायरेक्ट 104 हुआ ना, ठीक है, समझ रहे हैं पक्का। मैं शॉर्ट में तुमको थोड़ा भी 5 मिनट में, बहुत मेरे को गाड़ी पड़ने लिए नीचे भी। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट, लेकिन ना बहुत डिटेल में जाता है।
और मैंने तुमको ली और कर पढ़ाया वाला है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉयन का घर है ना, फिर ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह थोड़ी ये भी कराया वाला है मैंने तुमको, Cr2O7 -2 का कैलकुलेशन, ऑक्सीजन को हमेशा -2 लेने का, फिर Cr पे कितना चार्ज ढूंढने का, फिर आगे जाना पड़ता है स्टॉक नोटेशन। अभी चीजें बदल जाएंगी इसके बाद, थिंग्स विल नॉट बी द सेम। मजा है तुमको? म्हणजे अरे नहीं, पर तुमको नवीन चीजें, मैं अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझा के बता दूं कि ये चैप्टर में है क्या, फिर वो यूट्यूब पे तुम चैप्टर पढ़ने को बैठे तो बहुत क्लैरिटी देती है ना कि अपन पढ़ क्या रहे, क्या फायदा होता है इसका पढ़ के, है ना। मालूम पड़ गया, ओवरव्यू, उसको ओवरव्यू बोलते हैं पूरे चैप्टर का, ऐसा मजा आ जाती फिर। क्या? नहीं, हाँ ओवरव्यू मालूम रहा तो वन शॉट आता समझ में। बहुत था भी, किसी दिन और करेंगे। अब देखो स्टेट ऑफ मैटर एक है, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन आगे जाने के बाद चीजें खतरी हो जाती है बहुत, मतलब नई नई चीजें है पूरी। ठीक है, गैस वगैरह, गैस के लॉज वगैरह, ग्राफ वगैरह, ऐसे बहुत, मतलब तुम पढ़ते जाओ तो हार्ड नहीं है, समझ के पढ़ो। मेरा जैसे एक बार समझाने वाला रहे कि चैप्टर में है क्या, फिर पूरा चैप्टर आसान है। आने बस यूट्यूब से वहीं शॉर्ट प्लेलिस्ट करते जा रहे हैं तो समझना तक पढ़ क्या रहे, क्या फायदा है इसका, ये है क्या, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होता है क्या, बिल्कुल कि गाउटी भाषा में समझा वाला रहा कि क्या है, सारा मालूम रहता है। तुम यूट्यूब पे किधर भी जाएंगे ना, तो मैंने तुमको एटम का जो ऑर्बिटल का बोला, तुमको किधर इसने मिलेगा, वो मेरी समझ है उस चीज की, किधर इसने, वो एक भी सिंगल वीडियो में भी नहीं, किधर भी नहीं, यूट्यूब पढ़ पढ़ के समझ जाता तुमको खुद से, रियलाइजेशन कोई समझाते नहीं बचता ऐसे, वो डायरेक्ट तुमको बहुत पढ़ते गए तो फिर अचानक से फिर समझ अच्छा ये है ऐसा क्या। सब लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रहता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और आगे बढ़ जाते हैं ऐसा। तो करेंगे अभी अपन किसी दिन, चलो बहुत देर